बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 3 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं और सही आवाज ताशा मुसन्निफ असर नुमानी, पेशकश बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 या फिर कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। मौजूद ख़वातीनो हजरात, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। मौजूद ख़वातीनो हजरात, ये एक मुकम्मल किताब है जो 158 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 3 सफ़ा नंबर 41 से। तो तुम इनका ताक़ुब नहीं कर रहे थे? कांस्टेबल ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है कांस्टेबल साहब, गजाला ने जल्दी से कहा। ये साहब मुस्तकिल मेरे पीछे चले आ रहे हैं। जी हाँ, जमील ने बड़े ही तंजिया लहजे में जवाब दिया। और अब सोच रहा हूँ कि इस जमाने में किसी के साथ नेकी करना सबसे बड़ी हमाकत है। कांस्टेबल साहब, जरा आप ही इनसे पूछिए कि ये बैग उठाए चली आ रही हैं किसका है? जी बैग? गजाला ने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ बैग खोलकर देखा, वो हाथ ही था। कहिए, अब होश ठिकाने आए या नहीं? जमील ने कहा और कांस्टेबल से मुखातिब होकर बोला। बात यह है जनाब कि एक प्रोफेसर साहब किबला की साहबजादी हैं। मेरा दोस्त एक पब्लिशर है और उसने इनके वालिद साहब की एक किताब शाया की है। मैं अपने दोस्त की दुकान में खड़ा हुआ उनसे बातें कर रहा था कि ये अपने वालिद की किताब के सिलसिले में मुआवजे की रकम का चेक लेने आई। मेरे दोस्त ने इन्हें चेक दिया जो इन्होंने अपने बैग में रख लिया। रसीद के तौर पर इन्हें एक रजिस्टर में दस्तखत करना पड़े। दस्तखत करने के लिए इन्होंने अपना बैग काउंटर पर रख दिया। वहीं पर मेरा बैग भी रखा था जो मैंने अपनी मंगेतर के लिए खरीदा है। जब ये चलने लगी तो अपने बैग की बजाय मेरा बैग उठाकर ले आई। मैंने जब बैग खोला और बदला हुआ देखा तो इनके पीछे भागा, मगर ऐसा मालूम होता था कि ये मेरी गलती थी। मुझे चाहिए था कि इत्मीनान से 25,000 का बेयर चेक कैश कराता और मजे करता। मैं माफी चाहती हूँ। गजाला कुछ रूहान सी हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि बैग बदल गया है। ये लीजिए अपना बैग, जमील ने कहा, और आइंदा किसी शरीफ नौजवान की इस तरह तौहीन न कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता। कांस्टेबल बुड़बड़ाया और अपनी राह चल दिया। अब फरमाइए मोहतरमा गजाला साहिबा, क्या ख्याल है, घर तक चलूं? जी। गजाला ने घबरा कर जमील की तरफ देखा। अच्छा जाइए, माफ किया। जमील मुस्कुराया। फिलहाल आप सिर्फ आपका पता मालूम करना था, सो मालूम कर लिया। प्रोफेसर वहीदुद्दीन साहब कोई गैर मारूफ शख्सियत नहीं है। खुदा ने चाहा तो दूसरी मुलाकात आपकी कोठी पर होगी। अच्छा बाय बाय। जमील घूम कर ताज रेस्टोरेंट के चौराहे की तरफ चल दिया। गजाला हैरत से उसे देखती रह गई। ये ख्याल उसे बाद में आया कि जमील अपना बैग भी उसके पास ही छोड़ गया है। नया पैराग्राफ। शाहिद ने हैरत से जमील की तरफ देखा। हैरियत तो है? उसने पूछा। आज इस वक्त कैसे? बस एक जरूरी काम निकल आया था, मैंने सोचा तुम्हें भी साथ लेता चलूं। जमील ने जवाब दिया। कहीं चलना पड़ेगा? हाँ, और अभी? जमील ने घड़ी देखते हुए कहा। ठीक 12:30 बजे कॉलेज का दफ्तर बंद हो जाएगा। किस कॉलेज की बात कर रहे हो? और ये अचानक कॉलेज के दफ्तर से तुम्हें क्या काम पड़ गया? उफ़ो भाई, बहस ही किए जाओगे अब, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। तुम नहीं मानोगे, शाहिद ने जैसे बामुजबूरी कहा। अच्छा ठहरो, तुम्हारे लिए ड्राइंग रूम खोल दो। अंकल तो नहीं है घर में? वो आजकल घर के अलावा और कहाँ हो सकते हैं, तो फिर रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। कौन आया है शाहिद मियाँ? हाँ साहब होती तस्वीर घुमाते हुए चले आए। मर गई, जमील ने आहिस्ता से कहा, फिर बुलंद आवाज में बोला। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं हूँ जमील। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब ने बड़ी ही कराहत के साथ जवाब दिया। कहो मियाँ, हैरियत से तो हो? जी हाँ, खुदा का शुक्र है, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। बीए पास तो हो गए? हाँ साहब ने पूछा। जी हाँ, आप तो जानते हैं खुदा किसी की मेहनत जाया नहीं करता। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ साहब ने इजहार खुशनूदी के तौर पर सर हिलाया। फिर अब क्या इरादा है? इरादा क्या अंकल, मैंने डैडी से कहा कि अब आप आराम करें और मुझे अपनी हिदमत का मौका दें। वो बोले कि फिर तू घर गृहस्थी में ही पड़ जाओगे, अभी 1-2 साल और आजादी के मजे ले लो। मगर मेरी तबीयत बेकारी से बहुत उलझती है।
सोच रहा हूँ कि 2-3 साल सर्विस ही कर लूं, अपना खर्च भी चलता रहेगा और कुछ तजर्बा भी हो जाएगा। चुनाचे आजकल शाहिद के साथ मैंने 2-4 जगह मुलाजमत की दरखास्तें दे रखी हैं। माशाल्लाह, होनहार नौजवान ऐसे ही होते हैं। खान साहब ने शाबाशी दी। इस ओर कैसे आना हुआ? क्या बताऊं अंकल, आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों को देखता हूं तो इंतहाई अफसोस होता है। ना नमाज के ना रोजे के, अपने दीन से जैसे कोई वास्ता ही नहीं रहा। मोहल्ले में कोई तफरीही प्रोग्राम हो तो 10 हाथ बटाने वाले मिल जाएंगे, मगर ईद मिलादुन नबी का जलसा हो तो सारा इंतजाम मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। सोचा कि शाहिद को साथ ले लूं, कुछ तो मदद मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह, वाकई नौजवानी के आलम में दीन की पाबंदी करना एक जहाज से कम नहीं होता। जरूर ले जाओ शाहिद को। हाँ साहब ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, कब है ये ईद मिलादुन नबी का जलसा? मैं भी शिरकत की सादत हासिल कर लूंगा। अभी तो मौलाना अब्दुल्ला साहब से वक्त लेने जा रहा हूँ, उन्होंने वादा कर लिया तो तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जमील ने जवाब दिया। हाँ, सब कहीं बाहर जा रहे थे। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह कहते हुए वो तो चले गए और शाहिद ने जमील की कमर पर एक जोर से धप जमाई। अबे मसहरे, कम से कम दीन के मामले में तो इतनी बेबाकी के साथ झूठ मत बोला कर। अच्छा, अब तुम कपड़े बदलने जाते हो या मैं यूं ही घसीट कर तुम्हें ले जाऊं? जमील ने उसे घर में धक्का देते हुए कहा और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद दोनों इस्लामिया कॉलेज जाने वाली बस में बैठे चले जा रहे थे। बस ने उन्हें ठीक इस्लामिया कॉलेज के गेट के सामने सड़क के दूसरी तरफ उतार दिया। शाहिद ने कॉलेज की तरफ जाते हुए सड़क पार करना चाही। बस यही ठीक है, जमील ने उसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा। क्या ठीक है? शाहिद ने हैरत से पूछा। हम यही प्रोफेसर साहब के निकलने का इंतजार करेंगे। जमील ने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 12:25 हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। कौन प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर वहीदुद्दीन साहब। उनसे कुछ काम है? हाँ, जमील ने कॉलेज के गेट की तरफ देखते हुए जवाब दिया। क्या? शाहिद ने पूछा। बस तकरीब कुछ तो बाहर मुलाकात की है। मगर क्यों उनसे मुलाकात की तरकीब है? परसों उनकी साहबजादी गजाला को देखा था। ला हौला वला कुव्वता। शाहिद ने गुस्से से अपना आवाज उछड़ाया। जाने कितना जरूरी काम मैं घर पर कर रहा था कि तुम मुझे इस बेखुदगी के लिए पकड़ लाए। मेरी समझ में नहीं आता कि आजकल इतनी शिद्दत के साथ तुम्हारे सर पर लड़कियां क्यों सवार हैं। आजकल? जमील ने भौहें अचकाई। कब नहीं थी भैया, अपनी जिंदगी में उनके अलावा रखा ही क्या है? चंद तस्वीरें, चंद हसीनों के हदूत। अभी तक जूते पड़ने की नौबत नहीं आई ना, इसीलिए। अच्छा बस, जमील ने कहा। वो देखो, प्रोफेसर साहब गेट से निकल रहे हैं। ये झगड़ा फिर कर लेना। अभी तो तुम मेरे साथ चुपचाप चले आओ। मालूम भी तो हो आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तुम जानते हो कि मैं पेश की प्लान बहुत ही कम बनाता हूँ। जमील ने कदम बढ़ाते हुए कहा। मौका महल की मुनासबत से जो बात भी फिलबदी सूझ जाए वही बेहतरीन होती है। प्रोफेसर वहीदुद्दीन साहब किसी ख्याल में गरक सर झुकाए हुए सीधा फुटपाथ पर चले जा रहे थे। जमील ने सड़क क्रॉस की और दरमियान में 15-20 कदम का फासला कायम रखते हुए उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। ताकब का सिलसिला तकरीबन 1 फरलांग तक यूं ही जारी रहा। अचानक प्रोफेसर साहब चलते चलते रुक गए, चौंक कर अपने गिरदोपेश पर एक निगाह डाली, कुछ देखा और सर हिलाते हुए वापस पलट पड़े। जमील और शाहिद जल्दी से एक तरफ हो गए, मगर प्रोफेसर साहब उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर करीब से गुजर गए। आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? शाहिद ने पूछा। पता नहीं, शायद कॉलेज में कुछ भूल आए हों, जमील ने जवाब दिया। ताकब दोबारा शुरू हो गया। जमील और शाहिद कैफे नाज के सामने से गुजर रहे थे। प्रोफेसर वहीदुद्दीन साहब उनसे 10 कदम आगे थे और एक मरतबा फिर रुक कर कुछ देख रहे थे। जमील जल्दी से करीब ही फुटपाथ पर एक पान वाले की गली की तरफ घूम गया, जो नामालूम क्यों मुस्कुरा रहा था। 1 पैकेट रेड एंड व्हाइट। जमील ने 10 का नोट फेंकते हुए कहा। दुकानदार ने मुस्कुराकर सर झटकते हुए अलमारी से रेड एंड व्हाइट का 1 पैकेट उठाकर जमील के हाथ में दे दिया। क्या बात है? शाहिद ने दुकानदार से पूछा। तुम आप क्यों हंसे जा रहे हो? दुकानदार ने यूं ही कहकर लगाया जैसे वो इस सवाल के ही इंतजार में था। आप इन प्रोफेसर साहब को देख रहे हैं? वो बोला। तुम इन्हें जानते हो? जमील ने जल्दी से पूछा। बहुत अच्छी तरह साहब, रोज मेरी दुकान के सामने से गुजरते हैं, तो इसमें हंसने की क्या बात है? शाहिद ने पूछा। कॉलेज से निकलकर प्रोफेसर साहब रोजाना कैफे नाज में चाय पीते हैं, दुकानदार ने बताया, मगर गायब दिमागी का ये आलम है कि मैंने कभी पहली कोशिश में आज तक इन्हें कैफे तक पहुंचते नहीं देखा। सर झुकाए हुए आगे निकल जाते हैं, फिर चौंक कर पलटते हैं और इस मर्तबा दूसरी समत में आगे बढ़ जाएंगे।
कुछ दूर जाकर फिर ख्याल आएगा कि कैफे तो पीछे रह गया है, फिर वापस लौटेंगे और फिर अपनी रो में 2-4 कदम आगे निकल जाएंगे। शाहिद भी हंसने लगा। सवाल यह है कि फिर कॉलेज किस तरह पहुंचते होंगे? जमील ने पूछा। अगर बस स्टॉप इत्तेफाक से कॉलेज के सामने ना होता तो वहां भी ये तमाशा हुआ करता, दुकानदार ने जवाब दिया। जमील ने गर्दन घुमाकर प्रोफेसर साहब की तरफ देखा, जो इस दौरान में कैफे नाज की तरफ सीढ़ियों की तक पहुंच चुके थे। उसने सिगरेट वाले से बकिया पैसे वापस लिए और शाहिद का हाथ पकड़े हुए खुद भी कैफे की तरफ बढ़ गया। ये दोनों अंदर पहुंचे तो प्रोफेसर साहब वेटर को चाय का ऑर्डर दे रहे थे। जमील ने प्रोफेसर के बिल्कुल पीछे वाली मेज पसंद की और खुद भी 2 स्पेशल चाय का ऑर्डर दे दिया। वेटर यकीनन प्रोफेसर साहब से अच्छी तरह वाकिफ होगा कि उसने महज चाय लाकर रखने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि बना भी दी। प्रोफेसर साहब खुदा मालूम ज़हनी तौर पर किस मसले को सुलझाने में मसरूफ थे। हाथ बढ़ाया तो दूधदानी हाथ में आ गई और न सिर्फ हाथ में आई बल्कि मुंह तक भी पहुंच गई। होंठों तक पहुंची तो उन्हें कुछ अजनबियत का एहसास हुआ। चौंक कर पहले दूधदानी को देखा और फिर मेज पर जहां प्याली रखी थी मुंह ही वो में कुछ बड़बड़ाते हुए उन्होंने इसे रख दिया और चाय की प्याली उठाकर चाय पीने लगे। एक प्याली चाय तकरीबन 15 मिनट में पी, फिर सीधा हाथ उठाकर कमीज के पहलू में ले गए। कुछ इस तरह की हरकत की जैसे जेब टटोल रहे हो, फिर जेब वहां कहाँ थी। नतीजा ये हुआ कि हाथ वहां से फिसलता फिसलता पतलून की जेब तक आ गया। दूसरे ही लम्हे एक कागज लिए हुए बरामद हुआ जिसे रुमाल समझकर निहायत ही इत्मीनान से होंठ पूंछने लगे और दोबारा जेब में रख लिया गया। इतने में वेटर ने प्लेट में बिल लाकर रख दिया। प्रोफेसर साहब उठने ही लगे थे कि प्लेट को देखकर रुक गए। ये क्या है? उन्होंने पूछा। चाय का बिल प्रोफेसर साहब, वेटर ने जवाब दिया, और चाय आप अभी अभी पी चुके हैं। वेटर होशियार मालूम होता था। अच्छा, प्रोफेसर साहब बोले तो गोया हमें पैसे अदा करने हैं। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए, वेटर ने जवाब दिया। एक मर्तबा भी प्रोफेसर साहब कमीज के पहलू में कोई गैर मरी जेब तलाश कर रहे थे। इसमें नाकाम रहकर पतलून की जेबों का नंबर आया, फिर कमीज की ऊपरी जेब देखी गई। एकदम से ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने प्रोफेसर साहब को सोते से जगा दिया हो। उन्होंने चौंक कर वेटर की तरफ देखा और फिर निस्बतन ज्यादा हाजिर दिमागी से जेबें टटोलने लगे। किसी ने हमारा बटवा बार कर दिया है। वो घबरा कर खड़े हो गए। खुदा के लिए जरा याद करने की कोशिश कीजिए प्रोफेसर साहब, वेटर ने बुरा सा मुंह बनाया। आज आप बटवा लाए भी थे या नहीं? लाए क्यों नहीं थे भाई? प्रोफेसर साहब ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। कल ही तो पब्लिशर साहब का 25,000 का चेक कैश करवा के हमने 5,000 हर्ज किए घर में दिए थे और आज 20,000 की रकम अपने अकाउंट में जमा कराने थे। वो 20,000 रुपए हम अपने साथ लाए थे। आपका मतलब है कि बटवे में पूरे 20,000 रुपए थे? वेटर ने कहा। 25,000 में से 5,000 नफी करने के बाद 20,000 ही बचते हैं, प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया। ये तो इतना मुश्किल सवाल नहीं जो तुम्हारी समझ में ना आ सके। फिर तो जरूर किसी ने आपकी जेब काट ली। नहीं, जेबें तो सब साबित हैं, हमने देख लिया है, प्रोफेसर साहब ने सर हिला दिया। किसी ने बटवा ही उड़ाया है। मेरा मतलब ही यही था। अगर ये था तो गलत था, क्योंकि जेब कटना और बटवा निकलना 2 अलग-अलग अफ़आल हैं। प्रोफेसर साहब ने समझाने की कोशिश की और नतायज के एतबार से भी उनमें काफी फर्क पाया जाता है। जेब का तराशा हुआ होना लाजमी तौर पर बटवे की गुमशुदगी की वजह से नहीं होता। ऐन मुमकिन है कि जेब बटवे के साइज से कम काटी गई हो और इसी तरह जेब कटी होने के बावजूद बटवा ना निकले, जबकि बटवे का पार किया जाना बराह रास्त अमल होने की वजह से किसी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। मजीद बरा, इन दोनों अफाल के मुर्तकिब करने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। जेब काटने वाले को जेब तराश और बगैर जेब काटने वाला बटवा उड़ा लेने वाले को या पार कर लेने वाले को चोर और उचक्का कहा जाता है। अगर तुमने इन दोनों हरकत को एक ही समझने की कोशिश या गलती की तो अंदेशा है कि हमारा बटवा पार किया हो किसी उचक्के ने और तुम किसी जेब तराश को पकड़कर उसे सजा दिलवा डालो। जाहिर था कि ये इल्मी बहस गरीब वेटर के पल्ले क्या पड़ती। वो तो ठीक है प्रोफेसर साहब, वो सर खुजाते हुए बोला, मगर अब इस बिल का क्या बनेगा? बिल? प्रोफेसर साहब ने यूं कहा जैसे ही कोई मसला ही ना हो। बिल का क्या है? हम कल अदा कर देंगे, मगर इस बात की क्या जमानत है कि ये वाकया आपको कल तक याद भी रह जाएगा? वेटर ने बेचारगी से जवाब दिया। जमील अपनी मेज से उठकर प्रोफेसर की मेज पर पहुंचा। क्या बात है प्रोफेसर साहब? उसने पूछा। आपकी तारीफ? प्रोफेसर साहब ने पहली मर्तबा चश्मे को नाक पर सरकाने की कोशिश की।
जी मैं आपका शागिर्द हूँ। नाम? प्रोफेसर साहब ने एक उंगली उठाते पूछा। शाहिद। जमील ने खट से जवाब दिया। रोल नंबर? दूसरी उंगली भी उठ गई। 44। जमील ने फौरन कहा। उसे मालूम था कि शाहिद ने इस्लामिया कॉलेज से BSc पास किया है और एक ही क्लास में इसका रोल नंबर 44 था। राइट। प्रोफेसर साहब ने असबात में सर हिला दिया। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कि सर क्या बात है? प्रोफेसर साहब का बटवा किसी ने पार कर लिया है। वेटर ने 10 रुपए मिलने के इम्कान के पेश नजर जल्दी से कहा। तो तुम 10 रुपए के लिए इतनी देर से बहस कर रहे थे? जमील ने डांटा। क्या तुम प्रोफेसर साहब को जानते नहीं हो? यही तो सारी बात है कि मैं प्रोफेसर साहब को जानता हूँ। वेटर ने हुशामदाना लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि ये रकम इन्हें कल बिल्कुल याद नहीं रहेगी और पहले की तरह सेठ ये भी मेरे हिसाब से ही काट लेगा। अच्छा ज्यादा बातें मत बनाओ। जमील ने जेब से 10 का नोट निकालकर वेटर के हाथ में रख दिया। चलो भागो। वो प्रोफेसर साहब की तरफ मतवज्जा हुआ। अजीब बात है, बल्कि इत्तेफाक है सर, वो बोला। इस वक्त मेरे साथ एशिया के मशहूर सुरागरसा जमील मिर्जा बैठे हुए हैं। आपका बटवा अगर किसी ने उड़ा लिया है तो वो यकीनन उसे बरामद करने की कामयाब कोशिश करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। अगर की गुंजाइश नहीं है साहबजादे, हमारा बटवा वाकई किसी ने पार कर दिया है। जी हाँ, इस मेज पर तशरीफ ले चलिए सर, जमील ने जल्दी से कहा। प्रोफेसर साहब दूसरी मेज की तरफ बढ़े। शाहिद इन्हें आते देखकर खड़ा हो गया। जमील भाई, जमील ने शाहिद को आंख मारते हुए कहा, आपसे मिलने आए हैं ये। आप साइंस के मशहूर प्रोफेसर वहीदुद्दीन साहब, और सर ये हैं मेरे दोस्त जमील मिर्जा, मायाना सुरागरसा। शाहिद ने किसी कदर पोखलाए हुए अंदाज में प्रोफेसर साहब से हाथ मिलाया। प्रोफेसर साहब ने गौर से उसकी तरफ देखा। आपकी सूरत कुछ जानी पहचानी लग रही है। वो जमील की तरफ घूमे। क्या नाम बताया था तुमने? जमील मिर्जा, जमील ने जल्दी से कहा। हाँ तो जमील साहब, मैं कह रहा था कि आपकी सूरत कुछ आशना महसूस होती है। हो सकता है सर, जमील बोला। मुल्क के अखबारों में अक्सर जमील मिर्जा की तस्वीरें शाया होती रहती हैं। वो मौजू बदलने की हाथ और शाहिद की तरफ घूमा। जमील भाई, किसी उचक्के ने हमारे प्रोफेसर साहब का बटवा पार कर दिया है। राइट। प्रोफेसर साहब ने असबात में सर हिलाया। अब इतने बड़े सुरागरसा हैं कि एक मामूली बटवे का पता नहीं लगा सकते। मामूली नहीं साहबजादे, उसमें पूरे 20,000 रुपए मौजूद थे। प्रोफेसर साहब ने तस्दीक की। अच्छा? जमील ने हैरत जाहिर की। फिर तो उसे कीमती ही कहा जाएगा। शाहिद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल से किस तरह निपटे। एक तरफ उसे अंदेशा था कि कहीं प्रोफेसर साहब इसे पहचान न ले, दूसरी तरफ उसने कभी ख्वाब में भी अपने सुरागरसा होने का तस्वर नहीं किया था। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि एक सुरागरसा की हैसियत से उसे ऐसे मौके पर क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए, और ना ही उसे ये मालूम था कि आखिर जमील क्या चक्कर चला रहा है। फिर भी उसने उन 2-4 जासूसी नावलों के वाकयात जहन में ताजा करने की कोशिश की जो उसने कभी पढ़े थे, मगर इस जल्दी और घबराहट में क्या याद आना था। मेरा ख्याल है कि सर आप बटवे की गुमशुदगी के सिलसिले में पूरी की पूरी वाकयात बयान कर दें। जमील ने शाहिद की परेशानी महसूस करते हुए कहा। इस तरह जमील भाई को सुराग लगाने में आसानी होगी, क्यों जमील भाई? हाँ जी हाँ बिल्कुल, शाहिद जल्दी से बोला। वाकयात मालूम हुए बगैर तो सुराग लगाना मुमकिन ही नहीं। राइट, प्रोफेसर साहब ने तायद की, मगर वाकयात कुछ ज्यादा नहीं है। मैं सुबह हस्बे मामूल सोकर उठा, हस्बे मामूल नाश्ता किया, हस्बे मामूल लिबास तब्दील किया, हस्बे मामूल कॉलेज पहुंचा, हस्बे मामूल छुट्टी होने पर यहाँ चाय पीने आया, और हस्बे मामूल प्रोफेसर साहब कहते कहते रुक गए, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, बटवा हस्बे मामूल गायब नहीं था। ये बात अलबत्ता मामूल से हटी हुई है। शाहिद ने देखा कि प्रोफेसर साहब ने उसे मुतलक नहीं पहचाना, तो रफ्ता रफ्ता उसकी हिम्मत औद कर आई, और हिम्मत आई तो जहानत भी पैदा हुई। वो अब सूरत हाल में दिलचस्पी लेने लगा था। मेरा ख्याल है किस तरह काम नहीं चलेगा, उसने कहा। मैं सवाल करता जाता हूँ, आप जवाब देते जाएं। इस तरह मुझे अपने जहन में वाकयात की तरतीब कायम करने में आसानी होगी। राइट, प्रोफेसर साहब ने हस्बे मामूल कहा। सबसे पहले ये बताइए कि आपको याद है कि कल रात बटवा आपके पास था? बिल्कुल था। ना होता तो आज कोई उसे मेरी जेब से किस तरह पार कर सकता था? प्रोफेसर साहब ने दलील दी। आज सुबह उठकर आपने सबसे पहले नाश्ता किया। सबसे पहले नहीं, ख्वाहिश जरूरिया से फारिग होने के बाद। नाश्ता आपने अकेले किया था? शाहिद ने सवाल किया। नहीं, अपनी बेटी गजाला के साथ। इस दौरान कोई आपसे मिलने तो नहीं आया? गजाला की अम्मी के सिवा और कोई नहीं आया था।
प्रोफेसर साहब ने बताया, और वो भी 20,000 रुपए देने आई थी ताकि मैं उन्हें कॉलेज से वापसी पर बैंक में जमा करा दूं। तो आपके बटवे में 20,000 रुपए उनके ही दिए हुए थे, राइट? बटवे में रुपए उन्होंने खुद रखे थे या आपने? शाहिद ने पूछा। उन्होंने मेरे हाथ में दिए थे और मैंने उठकर बटवे में रखे थे, प्रोफेसर साहब ने सोचते हुए कहा। और उस वक्त बटवा कहाँ रखा था? मेरे कोट की जेब में। और कोट कहाँ था? कपड़ों की अलमारी में, प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया। शाहिद ने चौंक कर जमील की तरफ देखा जो शोभ निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। दोनों के जहन में बैक वक्त एक ही ख्याल पैदा हुआ था। आपका बटवा मिल जाएगा प्रोफेसर साहब, शाहिद ने हंसी जब्त करते हुए कहा। मगर उसके लिए हमें आपके घर जाकर मौका वारदात का जायजा लेना होगा। जमील ने जल्दी से शाहिद की बात काटते हुए कहा। आप यही कहना चाहते हैं ना जमील भाई? जी हाँ, शाहिद ने सर हिला दिया। वो अब समझ चुका था कि जमील प्रोफेसर साहब के घर तक पहुंचना चाहता है। आइए तो फिर चलें। प्रोफेसर साहब उठ खड़े हुए। जमील ने चाय का बिल अदा किया। दोनों प्रोफेसर साहब के दाएं बाएं चलते हुए कैफे से बाहर आ गए। शाहिद ने एक गुजरती हुई टैक्सी को रुकने का इशारा किया। आइए बैठिए। जमील ने टैक्सी की पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। प्रोफेसर साहब आगे बढ़े। एक कदम टैक्सी के अंदर रखा, दूसरा रखना ही चाहते थे कि रुक गए। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? शाहिद ने पूछा। मैं अभी घर कैसे जा सकता हूँ? प्रोफेसर साहब ने पीछे हटते हुए कहा। गजाला की अम्मी ने कहा था कि मुझे 20,000 रुपए बैंक में जमा कराते हुए घर जाना है। मगर आपका बटवा चोरी हो चुका है, रुपए उसी में तो रखे थे आपने। हैं? प्रोफेसर साहब चौंक के। आप ठीक कहते हैं, यानी हस्बे मामूल, राइट? और ये कहते हुए वो अंदर बैठ के। कहाँ चलना है साहब? ड्राइवर ने पूछा। शाहिद बैठ चुका था। जमील ने बैठते हुए प्रोफेसर की तरफ देखा। पते का कार्ड भी तो बटवे में ही था। प्रोफेसर साहब ने मायूसी से गर्दन हिलाई। गुलबर्ग कॉलोनी तो याद है, मगर मकान का नंबर में हमेशा गड़बड़ कर जाता हूँ। मुझे याद है सर, जमील ने कहा और ड्राइवर को पता बता दिया। गुलबर्ग कॉलोनी, मकान नंबर 105। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी स्टार्ट की। गुलबर्ग कॉलोनी का शुमार शहर की बेहतरीन बस्तियों में होता था, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि वहां के रहने वालों की अक्सरियत मुतवस्सत तबके से कुछ बुलंद मेयार की हामिल थी। चूंकि फी जमाना आदमी की हैसियत मुंतजमीन शहर की तवज्जो के कमोबेश होने का पैमाना हुआ करती थी, इसलिए जाहिर है कि कारपोरेशन की नजर अनायत भी उसी तरफ मायल होना चाहिए थी, और वो थी, जिसका मुजाहरा साफ और शफाफ पुख्ता सड़कें, जगह जगह पुरफिजा पार्क और जिंदगी की दूसरी सहूलतों की सूरत में पूरी फराहदिली से किया गया। टैक्सी बंगला नंबर 105 के गेट के सामने रुकी। पहले जमील, फिर शाहिद और फिर प्रोफेसर साहब टैक्सी से उतरे। जमील ने किराया अदा किया। प्रोफेसर साहब अपने एक शागिर्द अजीज और एक मायाना सुरागर सा को झोलों में लिए हुए बंगले में दाखिल हुए और सीधे अपने कमरे में पहुंचे। तो ये है आपका कमरा? शाहिद ने कमरे के वस्त में खड़े होकर चारों तरफ देखते हुए कहा। राइट, प्रोफेसर साहब ने गोया जवाब दिया। कमरे के एक कोने में किताबों की 2 भरी हुई अलमारियों के साथ एक मेज और चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। ये हिस्सा गोया प्रोफेसर का स्टडी रूम था। नाश्ता आपने इसी मेज पर किया था? राइट। और आपके कपड़े शायद उसी अलमारी में रखे होते हैं? राइट। नाश्ते से फारिग होकर आपने लिबास तब्दील किया? शाहिद ने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए पूछा। एक सिगरेट पीने के बाद। पहले कमीज पहनी और फिर पतलून। शाहिद ने अलमारी खोलकर झांका। राइट। फिर अलमारी से कोट निकाला, वही कोट जिसमें आपने बटवा रखा था। शाहिद ने हाथ बढ़ाकर अलमारी में लटका हुआ कोट निकाल लिया और फिर प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। राइट। और फिर इस तरह पहले आपने अपनी एक आस्तीन में हाथ डाला। उसने प्रोफेसर साहब को कोट पहनाते हुए कहा और फिर दूसरी में कोट का कॉलर दुरुस्त किया, बटन लगाए। राइट। बस तो फिर समझ लीजिए मैंने आपके बटवे का सुराग लगा लिया। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा और निहायत ही इत्मीनान से कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर बटवा निकाल लिया। ये देखिए, यही है ना आपका बटवा? कमाल है। प्रोफेसर साहब की हैरत देखने के काबिल थी। ये आपको कहाँ से मिला? बस ये ना पूछिए सर, जमील ने हंसी जब्त करते हुए कहा। ये सुराग रसानी के राज हैं और जमील भाई एक ट्रेड सीक्रेट की तरह उनकी हिफाजत करते हैं। बटवा मौजूद है तो रुपए भी मौजूद होंगे, प्रोफेसर साहब ने बटवा जेब में रखते हुए जवाब दिया। मगर साहब वाकई मुझे हैरत हो गई। कोई शक नहीं। वो जमील की तरफ घूमे। क्या नाम बताया भाई तुमने? जमील साहब। जी हाँ, कोई शक नहीं जमील साहब, अपने दौर के अजीम सुराग रसा हैं।
प्रोफेसर साहब ने कहा, मगर आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, खाना वगैरह खा कर जाइएगा। इतने में वही दरवाजा जिसकी तरफ शाहिद ने इशारा किया था खुला और गजाला अंदर दाखिल हुई। पहले उसकी निगाह शाहिद पर और फिर जमील पर पड़ी। जमील को देखकर वो चौंकी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहे प्रोफेसर साहब बोल पड़े, इनसे मिलो बेटी। उन्होंने कहा, ये है हमारे मुल्क के बेहतरीन सुरागर साहब, मिस्टर, उन्होंने जमील की तरफ देखा, मिस्टर जमील मिर्जा। जमील उनका मतलब समझ गया था। हाँ, मिस्टर जमील मिर्जा। प्रोफेसर साहब ने फिक्रा पूरा करते हुए कहा, अगर आज ये न मिलते तो समझो कि मेरा बटवा भी न मिलता, और तुम्हें मालूम है कि बटवे में तुम्हारी अम्मी के दिए हुए पूरे 20,000 रुपए रखे थे। कहीं खो गया था? गजाला ने पूछा। खो नहीं गया था बेटी, किसी उचक्के ने निकाल लिया था। प्रोफेसर साहब एकदम कहते हुए रुक गए। क्या नाम है मिस्टर आपका? वो शाहिद से मुहातब हुए। बहरहाल जो कुछ भी हो, आपने ये नहीं बताया कि इस उचक्के का क्या बना जिससे मेरा बटवा चुराया था। शाहिद एक लम्हे के लिए बिल्कुल घबरा गया। जमील ना होता तो यकीनन भांडा फूट ही गया था। आपने देखा नहीं कि जमील भाई ने कैफे नाज से निकलते ही उसे पकड़ लिया था? जमील ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोला। वो जानता था कि प्रोफेसर अपने गिरदोपेश से कितने ही अनजान रहते हैं। यकीन उन्होंने गौर नहीं किया होगा कि टैक्सी में बैठकर वो अपने घर तक पहुंचे हैं या किसी कार में। जी हाँ, शायद संभल गया। बात दरअसल ये है कि अमूमन बड़े होटलों, रेस्टोरेंट्स वगैरह के बाहर जेब कतरे और चोर उचक्के शिकार की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। आपने जो कुछ हालात बयान किए उनकी बुनियाद पर मुझे यकीन हो गया कि कॉलेज से निकलने तक बटवा महफूज था। कैफे में हम लोग मौजूद थे। अगर कोई आदमी हाथ की सफाई दिखाता तो यकीनन नजरों से बच नहीं सकता था। इसीलिए लामहला कॉलेज के गेट से कैफे के दरमियान किसी ने बटवा पार किया था। इसी अंदाजे की बिना पर मैं बाहर निकला तो चोर फौरन मेरी निगाह में आ गया। वो उस वक्त एक और शिकार की ताक में था। मैंने जाते ही उसे पकड़ लिया और फिर इत्तेफाक से उसी वक्त इंस्पेक्टर चंगेजी अपनी कार में कैफे के सामने से गुजर रहे थे। जमील ने बाकी दास्तान पूरी करते हुए कहा। जमील भाई ने फौरन उन्हें रोककर सारी बात बताई और चोर को उनकी हिरासत में दे दिया। आपने शायद गौर नहीं किया, वही तो अपनी कार में हमें यहाँ छोड़ गए हैं। वाकई? प्रोफेसर साहब ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने तो ये देखा था कि कोई साहब अगली सीट पर हाकी वर्दी पहने बैठे हुए हैं। वो गजाला की तरफ मुतवज्जा हुए। बहरहाल तो तुमने देखा बेटी कि इस तरह अगर आज ये क्या नाम है, मेरा मतलब है कि ये लोग मौजूद न होते तो हजारों रुपए का नुकसान हो गया था। फिर तो जमील साहब हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। गजाला ने शाहिद की तरफ देखा। आप गालबन मेरा नाम जानना चाहेंगी? जमील ने फौरन कहा। तो इस नाचीज को शाहिद कहते हैं और प्रोफेसर साहब मेरे उस्ताद हैं। हाँ बेटी, मैं इन साहबजादे से तुम्हारा तारफ कराना तो भूल ही गया, प्रोफेसर साहब ने कहा और जमील और शाहिद की तरफ देखकर बोले, तो अब आप लोग खाना खाकर ही जाएंगे? अरे नहीं प्रोफेसर साहब, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? शाहिद ने जल्दी से कहा। हम लोग कैफे में खाना खाकर ही तो गए थे। अच्छा, तो फिर चाय में तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, प्रोफेसर साहब उठते हुए बोले। बेटे तुम जरा मेहमानों को चाय वगैरह पिलाओ, मैं खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आइए। गजाला शाहिद और जमील को कमरे से लिए बाहर निकली। शाहिद इरादतन कुछ पीछे रह गया तो आप आखिरकार घर तक पहुंच ही गए। गजाला ने जमील के साथ चलते हुए कहा। जी हाँ, मजबूरन आना ही पड़ा। जमील ने ठंडी सांस भरी। मजबूरन? गजाला ने सवालिया अंदाज में दोहराया। आप भूल रही हैं कि उस दिन आप मेरी एक चीज अपने साथ ले आई थी? जमील ने कहा। ओह, आपका मतलब गालबन बैग से है। जी हाँ, तो फिर? आपने गालबन अभी तक बैग खोलकर नहीं देखा? जी नहीं तो? गजाला ने कुछ ताज्जुब से पूछा। क्या इसमें कोई खास चीज थी? जी हाँ, मेरा दिल, जमील बड़े ही रुमानी लहजे में बोला और गजाला ने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अपने कान की लोहें सुर्ख होते हुए महसूस की। बेहतियात से पलटकर शाहिद की तरफ देखा जो कई कदम के फासले पर सर झुकाए चला आ रहा था। नया पैराग्राफ। अजीज अस्पताल और मैटरनिटी होम न सिर्फ मुस्लिम टाउन के इलाके में बल्कि पूरे शहर में अपने हुस्न इंतजाम, जदीद मेडिकल सहूलतों और मुखलिस स्टाफ और सबसे ज्यादा अपने जायज और मुनासिब वाजिबात की वजह से काफी शोहरत रखता था। इसी शोहरत का नतीजा था कि मुतलका इलाके के लोग ही नहीं बल्कि पूरे शहर के मरीजों की बड़ी तादाद अजीज अस्पताल और मैटरनिटी होम से रजू करती थी। अस्पताल में बैक वक्त 100 मरीजों के क़याम का इंतजाम था। हंगामी हालात में 10-5 बिस्तरों का अलहदा इंतजाम हो सकता था। इसी तरह मैटरनिटी होम में 50 बिस्तर, जनरल वार्ड में और इतने ही प्राइवेट कमरे हैं।
जिन्हें सिंगल और डबल के मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। जरूरतमंदों के काम आने के लिए मजीद मौजूद थे। जाहिर है इतने बड़े अस्पताल के लिए अमला भी बड़ा था, और इतना ही नहीं, दवाओं की रसद मुनासिब दामों पर बरकरार रखने के लिए अस्पताल का अपना एक मेडिकल स्टोर भी था। डॉक्टर अजीजुल हक, जो इस इदारे के बानी, मालिक और मुंतज़िम आला थे, बड़े कौमी जज्बे के तहत दुखी इंसानों और इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। उन्होंने अपना जो असूल शुरू में बनाया था उसी पर आज भी अमल पैरा थे, और वो यही था कि कौम की खिदमत किसी मुनाफा बख्श कारोबारी नीयत से नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और फर्ज समझकर अंजाम देंगे। अस्पताल से हजारों लाखों की आमदनी हो सकती थी, मगर अव्वल तो उन्होंने निहायत ही मुनासिब वाजिबात मुकर्रर करके उसकी गुंजाइश ही बहुत कम छोड़ी थी, और इस पर जो कुछ भी मिलता था उसका बेशतर हिस्सा वो अस्पताल और उसके अमले पर ही खर्च कर देते थे। यही वजह थी कि उनके स्टाफ को जो तनख्वाह मिलती थी, दूसरे मेडिकल इदारों के मुलाजिम उनकी आरजू ही कर सकते थे। डॉक्टर साहब का रहन सहन बहुत ही सादा और तकल्फात से बिल्कुल ही आरी था। अस्पताल से मुल्हिक ही एक छोटा सा बंगला उन्होंने अपने और अपने मुख्तसिर खानदान की रिहाइश के लिए बनवा लिया था, जहां ड्यूटी के औकात के अलावा भी दिन रात में किसी भी वक्त हाजतमंद उनसे रजू कर सकते थे और करते ही रहते थे। अब इन हालात में जबकि अस्पताल में किसी चपरासी की जरूरत का इश्तिहार भी दिया जाता तो एक जगह के लिए बेशुमार दरखास्तें आ जाया करती थी, तो चीफ स्टोर कीपर जैसी पोस्ट के लिए सैकड़ों उम्मीदवार क्यों न रजू करते। चुनाचे जमील ने शाहिद के साथ अस्पताल के कंपाउंड में कदम रखा तो अस्पताल के मेन ऑफिस के सामने का पूरा लॉन उम्मीदवारों से भरा हुआ था। 22 जमे गफीर में हमारी हैसियत क्या है, शाहिद ने कदरे मायूसी से कहा। मालूम हुआ है कि फर्स्ट क्लास एमएससी उम्मीदवारों की भी लातादाद दरखास्तें पहुंच चुकी हैं। मैं तो कहता हूं वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं, चलो कहीं और किस्मत आजमाई करें। तुम्हें मालूम है कि मैंने भी दरखास्त दी है, जमील ने कहा। हाँ, और महज हमाकत की है, शाहिद बोला। यहाँ बीएससी की दाल गलती नजर नहीं आती, और तुम तो बीए फेल हो। बीए फेल को कौन पूछेगा, यही तुम्हारी समझ का कसूर है, जमील ने जवाब दिया। छोकरी और नौकरी सन देकर नहीं मिला करती। ला हौला वला कुव्वता, क्या बेतुकी बातें करते हो, लड़की और मुलाजमत में क्या ताल्लुक। शाहिद ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम समझते हो कि जिस तरह अपने हथकंडों से लड़कियों को रुझा लिया करते हो, उसी तरह इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरान पर भी तुम यही हरबा इस्तेमाल करोगे, और वो भी तुम पर फरीफ्ता होकर तुम्हें इस जगह के लिए मुंतहिब कर लेंगे। जहां तक ताल्लुक का सवाल है तो अलामा अकबर अलाहाबादी मरहूम पहले ही सर्विस यानी मुलाजमत को लैला से तशबीह दे चुके हैं। तुम तो शायर आदमी हो, उनका ये शेर तो जरूर ही सुना होगा कि शौके लैलाए सिविल सर्विस ने उस मजनू को इतना दौड़ाया, लंगोटी कर दिया पतलून को। और लैला के बारे में तमाम रवायतें उसके लड़की होने पर मुत्तफिक हैं। उसके अलावा लैला और मुलाजमत के ताल्लुक का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे माशरे में लोग लड़की देने से पहले मुलाजमत के बारे में इत्मीनान कर लेना जरूरी ख्याल करते हैं। अब रहा तुम्हारा ये कहना कि लड़कियों की तरह इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरान पर भी मैं ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करूंगा और वो मुझ पर फरीफ्ता होते हैं या नहीं, तो भैया इसका सबूत तुम्हें अनकरीब मिल जाएगा। मगर पहले मैं जरा इस हजूम में आशिका को कम करने की कोशिश करता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में तो अपना नंबर वाकई एक हफ्ते में आएगा। जमील मेन ऑफिस की तरफ बढ़ा, जहां एक चपड़ासी उम्मीदवारों के नाम पुकार पुकार कर उन्हें इंटरव्यू के लिए भेजा जा रहा था। इंटरव्यू कौन ले रहा है, जमील ने एक उम्मीदवार से पूछा। पता नहीं, सुना है डॉक्टर अजीजुल हक साहब खुद भी मौजूद हैं, उम्मीदवार ने जवाब दिया। आपको मालूम है कि वो किस नौयत के सवाल पूछ रहे हैं, जमील ने कहा। नहीं तो, मगर मुझे मालूम है। अच्छा, उम्मीदवार ने गौर से जमील की तरफ देखा। जी हाँ, मैंने बाहर निकलने वाले 20-25 उम्मीदवारों से गुफ्तगू की है, जमील ने बड़े ही राज़दाराना लहजे में कहा। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डॉक्टर अजीजुल हक हर उम्मीदवार से कम से कम 3 सवालात बिल्कुल एक जैसे कर रहे हैं। ये गुफ्तगू सुनकर करीब के 4-5 नौजवान और भी मुतवज्जा हो चुके थे। वो क्या सवालात हैं, एक उम्मीदवार ने बड़े ही इश्तियाक से पूछा। सबसे पहला ये कि मेरे मुख्तसर हालात जिंदगी बताओ। आपके, किसी ने दरियाफ्त किया। ओफो भी, डॉक्टर अजीजुल हक साहब पूछते हैं तो जाहिर है कि उनका मकसद अपने हालात जिंदगी से होगा। बात माकूल है, जिस शख्स को इदारे के बानी से इतनी भी दिलचस्पी ना हो कि उसके बारे में कुछ भी न जानता हो, वो इस इदारे में मुलाजमत का मुस्तहिक कैसे हो सकता है।
आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि जमालिस्तान पब्लिशर्स ने डॉक्टर अजीजुल हक और उनकी तिब्बी खिदमात पर एक किताब हाल ही में शाया की है, जिसमें उनकी जिंदगी के हालात भी दिए हैं। दूसरा सवाल क्या है? एक जानब से आवाज आई, ये कि कम से कम 50 अंग्रेजी दुआओं के नाम जुबानी सुनाओ। जमील ने कहा, उसकी माकूलियत में भी कोई शुबा नहीं। पोस्ट चीफ स्टोर कीपर की है। जो उम्मीदवार 50 दवाओं के नाम भी जुबानी याद न रख सकता हो, वो स्टोर की हजारों दुआओं को कैसे याद रख सकेगा? और तीसरा सवाल सवाल से ज्यादा मुतालबा है। जमील बोला, डॉक्टर साहब हर उम्मीदवार से कम 10 रुपए अस्पताल रिलीफ फंड के बक्स में डालने को कहते हैं, जो उनके सामने ही मेज पर रखा है। मगर जाहिर है जो उम्मीदवार जितना ज्यादा चंदा देगा उतना ही इसकी कामयाबी के इम्कानात भी ज्यादा हो जाएंगे। जमील खामोश हुआ तो 30-40 उम्मीदवारों के हजूम में चहमगोइयां और सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले 4-5 उम्मीदवारों का एक मुख्तसर सा गिरोह तेज कदमों से गेट की तरफ चला। जमील इतनी देर में दूसरी तरफ मजीद 20-25 उम्मीदवारों को अपने गिरद जमा कर चुका था। शाहिद ऑफिस की सीढ़ी पर खड़ा हुआ हैरत से उसकी सरगर्मियों को देख रहा था, मगर दूर होने की वजह से जो कुछ कहा जा रहा था सुनने से मजबूर था। बाहर जाने वालों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी और इसी मुनासबत से जमील की नक्लो हरकत भी। निस्फ घंटे के अंदर अंदर बेशतर उम्मीदवार एक दूसरे से कानाफूसी करते नजर आ रहे थे और उस वक्त दिन के 12 बज चुके थे। इंटरव्यू का सिलसिला सुबह 8 बजे से जारी था और अभी तक बमुश्किल तमाम 40 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जा सका था। अचानक कमरे से एक क्लर्क बाहर निकला और उसने ऐलान किया कि इंटरव्यू लंच के लिए 45 मिनट के लिए मुलतवी किया जाता है और अब दोबारा 1 बजे शुरू होगा। ऐलान सुनते ही उम्मीदवार गेट की तरफ भागे। जमील की कोशिशें रंग लाई थी। उम्मीदवार इस वक्फे को गनीमत ख्याल करते हुए मतलूबा सवालात के जवाब जल्द से जल्द हासिल कर लेना चाहते थे। चलिए हजरत, शाहिद ने जमील का बाजू पकड़ते हुए कहा, अब 1 बजे तक छुट्टी है, कुछ पेट पूजा करनी चाहिए। जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जमील ने जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले हमारा इंटरव्यू लिया जाने वाला है। जी हाँ, आप में सुरहाब के पर लगे हुए हैं ना कि 200-300 बाकी लोगों को छोड़कर सबसे पहले शर्फे बाजियाबी अदा किया जाएगा। तुम देख लेना, जमील ने बड़े ही वसौक से कहा और वहीं लान पर टांगे फैलाकर इत्मीनान से लेट गया। फिर शाहिद ने हैरत से देखा कि 1 बजे के बावजूद 200-300 उम्मीदवारों में से अभी तक किसी एक वक्त का भी पता नहीं था। ठीक 1 बजे इंटरव्यू की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो क्लर्क ने गालबन ये अजब सूरत हाल अंदर जाके बयान की होगी कि डॉक्टर अजीजुल हक खुद बाहर निकल आए। पहले इधर उधर देखते रहे, फिर जमील और शाहिद को इशारे से करीब बुलाया। तुम लोगों ने भी मुलाजमत के लिए दरखास्त दी है? उन्होंने पूछा। जी हाँ, जमील ने पूछा। बाकी लोग कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब ने सवाल किया। क्या क्लर्क ने गलत टाइम ऐलान तो नहीं किया था? जी नहीं। तुम दोनों के नाम क्या हैं? जमील अहमद, शाहिद अली खान। डॉक्टर साहब क्लर्क की तरफ घूमे। 10:30 इन दोनों को अंदर भेजो। मुमकिन है कि उस वक्त तक दूसरे लोग भी आ जाएं? जी बहुत अच्छा, क्लर्क ने जवाब दिया और इस तरह जमील का कहना हर्फ बहर्फ पूरा हो गया। 1:10 पर वो इंटरव्यू बोर्ड के 3 मेंबरान के सामने खड़े होकर सवालात के जवाब दे रहा था। तुम्हारा नाम जमील अहमद है? डॉक्टर अजीजुल हक ने इसे सर से पैर तक बड़े ही गौर से देखते हुए पूछा। जी हाँ। इस पोस्ट के लिए अखबारात में जो इश्तिहार दिया गया था तुमने इसे गौर से पढ़ा था? जनाब, किसी अखबार में गौर से पढ़ने की चीज सिर्फ इश्तिहारात ही हुआ करते हैं। जाहिर है कि उस जवाब के बाद डॉक्टर साहब वो सवाल नहीं पूछ सकते थे जो उन्होंने सोच रखा था। तुम्हारा मतलब है, उन्होंने दिलचस्पी से पूछा, कि खबरें पढ़ने की चीज नहीं होती, हालांकि वो अखबार का बुनियादी जुज समझी जाती हैं। इस मामले में मुझे आपसे इख्तलाफ है जनाब। मैंने खबर नाम की कोई चीज बरसों से किसी अखबार में नहीं देखी, जमील ने कहा। और किसी वाक़े के बारे में मुदीर, नायब मुदीर, न्यूज एडिटर, रिपोर्टर, फोटोग्राफर और कातिब साहबान या उन जुमला हजरात के जुमला अजीज व अकारिब और दोस्त अहबाब के जाती तासुरात या प्रोपेगेंडे को आप खबर नहीं कह सकते। लेकिन ये बहस तवील हो सकती है, इसलिए मुख्तसर तौर पर इतना अर्ज करूंगा कि खबरों के नाम पर प्रोपेगेंडा हो या इश्तिहारात, दोनों का मकसद लोगों को बेवकूफ बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोपेगेंडा पढ़ने वाले अपनी जेब से पैसे खर्च करके बेवकूफ बनते हैं और मैं इश्तिहारात पढ़ता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बहरहाल मुश्तरहीन ने एक भारी रकम अदा की है। बहुत खूब, डॉक्टर अजीजुल हक ने कहा। अगर तुम इश्तिहार पढ़ते हो तो क्या तुमने ये नहीं पढ़ा था कि हमें इस जगह के लिए
BSc उम्मीदवारों की जरूरत है। मैंने पढ़ा था जनाब, जमील ने बड़ी ही सादतमंदी से कहा। उसके बावजूद तुमने दरखास्त भेजी थी, जबकि तुम BSc तो कजा BA भी पास नहीं हो। जनाब, इश्तिहारात का गौर से पढ़ना और बात है और उस पर यकीन करना बिल्कुल दूसरी बात, जमील ने बड़ी ही मतानत से कहा। मेरे एक दोस्त ने इश्तिहार पर यकीन करके एक बार काला तेल मंगवा लिया था। नतीजा ये है कि आजकल वो गंजेपन की दवा तलाश करते फिर रहे हैं। खुद आपने भी तिलिस्मी अंगूठी और हर मुराद पूरी होगी वगैरह के इश्तिहारात जरूर पढ़े होंगे, लेकिन एक मरतबा भी उन पर यकीन करके अंगूठी नहीं खरीदी होगी। लेकिन हमारे इश्तिहार में BSc पास होने की शर्त बिल्कुल सच थी, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। इसलिए मुझे अफसोस है कि तुम्हारी इस शर्फ जुबानी के बावजूद तुम्हें नहीं रखा जा सकता। मुझे भी अफसोस है जनाब, जमील ने सर हिलाते हुए जवाब दिया कि जब मैं अपनी मौजूदा काबिलियत के बावजूद कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत जैसे जिम्मेदार और अहम मनसब के लिए कोशिश कर सकता हूँ, तो मैंने एक मामूली स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए दरखास्त देने में वक्त क्यों जाया किया। जमील बाहर निकला तो शाहिद का नाम पुकारा गया। शाहिद ने अंदर जाते हुए जमील के चेहरे से उसके तासरात मालूम करना चाहे, मगर कुछ अंदाजा नहीं लगा सका। उस वक्त तक इक्का दुक्का उम्मीदवार भी नजर आने लगे थे और हर एक की बगल में एक एक किताब दबी हुई थी जो बिल्कुल नई खरीदी हुई मालूम होती थी। शाहिद को दूसरे उम्मीदवारों से कुछ ज्यादा ही वक्त लगा। जमील उसकी वापसी तक बड़े ही इत्मीनान से लान की घास पर बैठा हुआ था और सिगरेट फूंक रहा था। शाहिद बाहर आ गया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि इंटरव्यू खासा कामयाब रहा है। यार, ये डॉक्टर अजीजुल हक साहब तो बड़े ही माकूल आदमी मालूम होते हैं, उसने आते ही जमील से कहा। कह रहे थे कि उन्हें यह देखकर अफसोस होता है कि मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी ने MSc पास उम्मीदवारों को भी एक मामूली स्टोर कीपर की मुलाजमत के लिए दरखास्त देने पर मजबूर कर दिया है। मगर उनका कहना है कि वो इस जगह के लिए सिर्फ BSc उम्मीदवारों में से किसी का इंतखाब करेंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने तमाम सवालात के जवाबात बहुत ही मुनासिब दिए हैं। डॉक्टर साहब मुतासिर मालूम होते थे। अगर MSc उम्मीदवारों का वाकई कोई खतरा नहीं है तो फिर मुझे ये जगह पाने की काफी उम्मीद हो चली है। अच्छा, ये तो बताओ तुम्हारे साथ क्या रहा? तुम बेकार खुश हो रहे हो, जमील ने सिगरेट का टूटा हुआ हिस्सा घास पर मसलते हुए कहा। ये जगह तो मेरा नाम अलॉट हो चुकी है। अच्छा, शाहिद ने हैरत से कहा कि डॉक्टर साहब ने कह दिया है? नहीं, जमील ने खड़े होकर कहा। डॉक्टर साहब ने तो बड़ी ही शराफत से माजरत का इजहार कर दिया है, मगर तुम देखते जाओ, अपॉइंटमेंट मेरा ही होगा। जमील अस्पताल के गेट की तरफ चलने लगा। अब कहाँ का इरादा है? शाहिद ने साथ चलते हुए पूछा। गुलबर्ग कॉलोनी का। चल रहे हो? यार, तुम सीधी सादी लड़की को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? शाहिद ने कहा। कौन सी सीधी सादी लड़की? जमील ने जवाब दिया। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि हमेशा नाम लेकर बात किया करो। या इतनी सीधी सादी लड़कियां स्टॉक में हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। मेरा मतलब गजाला से था। ओह, तो फिर तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने उसका ख्याल छोड़ दिया है, जमील ने बताया। कल शाम वो मूनलाइट क्लब में मिली थी। हम दोनों बैठे हुए बड़ी ही रोमान अंगेज बातें कर रहे थे और मेरा कोई इरादा मुस्तकबिल करीब में तरके ताल्लुक का नहीं था कि अचानक उसकी आंखें मिचमचाई, नाक के नथने फड़के, होंठों का जाविया टेढ़ा हो गया और उसने बगैर किसी पेश की वार्निंग के इतने खौफनाक अंदाज में छींका कि मेरे तमाम लतीफ जज्बात सहम कर रह गए। भला जो लड़की छींकने का भी सलीका न जानती हो, उससे मोहब्बत करके मुझे इन्फ्लुएंजा में मुब्तला नहीं होना, तो फिर उसके घर क्यों जा रहे हो? शाहिद ने पूछा। बात यह है, जमील मुस्कुराया, कि कल गजाला ने बताया था कि आज उसने अपनी एक सहेली अजरा को सुबह की चाय पर बुलाया है और मुझे उससे मिलाना चाहती है। लानत है जमील तुम पर, शाहिद ने गुस्से से कहा। बदमाशी की हद कर दी है। गजाला के ही घर में मौजूद खुद उसी की सहेली पर नीयत खराब कर रहे हो। अरे यार, बात तो सुना कर पूरी, जमील ने बुरा माने बगैर कहा। महज एक नई लड़की की बात होती तो मैं कहता चलो जाने दो, कहीं और मिल जाएगी, मगर जानते हो अजरा डॉक्टर अजीजुल हक की इकलौती बेटी है। ओह, तो ये बात है। शाहिद चलते चलते रुक गया। इसी वजह से स्टोर कीपर की मुलाजमत के बारे में दावा कर रहे थे कि तुम्हारे नाम अलॉट हो चुकी है। अब तुम जो चाहो समझ लो, जमील ने जैसे बड़े ही इंकसार से जवाब दिया। मैंने अभी उस लड़की को देखा नहीं है, मगर डॉक्टर साहब को देख चुका हूँ और यकीन से कह सकता हूँ कि अगर तुमने अजरा को दूसरी लड़के पर कियास किया तो वो बेभाव के जूते पड़ेंगे कि आने वाली नस्लें भी गंजी ही पैदा होंगी। ये बात है तो कुछ शर्त लगाते हो?
जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जीतने की चाहो। शाहिद ने पुरजोश लहजे में कहा, रकम की बात मत करो। तो फिर? अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगी। कौन सी बात? जो भी मैं कहूं। जमील बोला, और अगर तुम जीत गए तो फिर मैं तुम्हारी एक बात मानने का वादा करता हूँ। हाँ, वो कुछ भी हो। मंजूर है? मंजूर है। शाहिद ने जमील के फैले हुए हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। जमील एक रेस्टोरेंट की तरफ घूम गया। यहाँ कहाँ जा रहे हो? शाहिद ने पूछा। सुबह का नाश्ता किए हुए हूँ भाई, महाज पर जाने से पहले कुछ ताजा दम तो हो जाऊं। जमील ने जवाब दिया, इसके अलावा तुमसे एक दो गजलें भी लिखवाना है। गजलें? वो किस लिए? सुना है अजरा को शेर व शायरी से बहुत लगाव है। हरगिज नहीं। शाहिद ने बिगड़ते हुए कहा, मैं इस जलील मकसद के लिए तुम्हें अपना एक शेर भी नहीं दे सकता। डर गए? जमील ने एक कहका लगाया। अच्छी बात है। शाहिद ने दांत पीसे, तुम जितनी चाहो गजलें ले लो, मगर देख लेना मुंह की खाओगे। दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल होकर एक खाली मेज पर बैठ गए। जमील ने चाय और उसके साथ कुछ लवाजमात का ऑर्डर दे दिया। शाहिद जेब से एक सादा सा कागज निकालकर उसका गजलें लिखने लगा। मगर गजल में तो मेरा तहल्लुस भी होगा। वो लिखते लिखते बोला, उसका क्या करोगे? तुम्हें याद नहीं रहा कि मैं गुजाला से शाहिद के नाम से ही मिला था? वो अब तक मुझे शाहिद ही याद करती है। जमील ने जवाब दिया। गजाला ने 4:30 बजे का वक्त दिया था, मगर जमील दानिस्ता निस्फ घंटे बाद 5 बजे पहुंचा। अजरा 4 बजे ही आ गई थी। 4:30 बजे तक तो गजाला उससे इत्मीनान से बातें करती रही, मगर जब 4:30 बजते ही उसने मुख्तलिफ पहलुओं से कमरे की खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया तो अजरा से नारा आ गया। क्या किसी और सहेली को भी बुलाया है? उसने पूछा। गजाला ने उसे जमील के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया था। नहीं तो? गजाला ने एक मरतबा फिर खिड़की से बाहर गेट की तरफ झांकते हुए कहा। तो फिर ये बार बार खिड़की से झांक कर किसे देखा जा रहा है? एक जरूरी हद का इंतजार है। गजाला ने बहाना बनाया। डाकिया अमूमन इसी वक्त आता है और गेट से हाथ फेंक कर चला जाता है। कई लिफाफे या कार्ड इस तरह गुम हो चुके हैं। तो तुम उससे कहती क्यों नहीं कि वो बकायदा घंटी पे जाकर डाक अंदर दे दिया करे? कई मर्तबा कहकर देखा, कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्या डाकिया नहीं मानता? डाकिया तो मांगता है, मगर महकमा डाक नहीं मानता। क्या मतलब? हर हफ्ते एक नए डाकिये का तबादला कर दिया जाता है। गजाला ने सूखे मुंह से बताया। अजरा हंसने लगी। बहरहाल तुम हद का इंतजार कर रही हो या किसी और का? वो बोली, मगर मैंने तुम्हारी दावत की वजह से दोपहर का खाना नहीं खाया है। चुनाचा मुझे भूख लग रही है, और बड़े जोर की भूख। अगर 5 मिनट के अंदर चाय नहीं आई तो मैं वही बावर्चीखाने में घुस जाऊंगी। अच्छा, बस 15 मिनट और रुक जाओ। गजाला हुशामदाना लहजे में बोली। या अल्लाह, किस क़यामत के ये नामे मेरे नामे आते हैं। अजरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा न हो कि हद के बजाय किसी डाकिये का इंतजार किया जा रहा हो। गजाला जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि उसने गेट से जमील को अंदर आते देख लिया। अच्छा भी अच्छा। वो खिड़की से हटते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब ने दवाएं खिला खिलाकर तुम्हारा हाजमा इतना तेज कर दिया है। मैं हाजिर हो सकता हूँ? जमील ने दरवाजे से आवाज दी। अजरा दरवाजे की तरफ पुश किए बैठी थी। हिलाफे तवक्का एक मर्दाना आवाज सुनकर चौंक सी गई। घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा और जमील को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिजली कूद गई हो। डॉक्टर अजीजुल हक की कोई ऐसी खूबसूरत आदमी नहीं थे कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत हो सकती। उसने सोचा था कि अजरा कोई होगी, कोई मामूली सी लड़की, मगर ये दिलफरेब चेहरा तो लड़की की बजाय किसी आसमानी हूर का मालूम होता था। और उस वक्त जमील को न जाने क्यों फौजिया का ख्याल आया। वो फिरोजी साड़ी वाली कामनी सी लड़की जो 2 मरतबा जरा सी देर के लिए उसके सामने आई थी, मगर उसके दिलो दिमाग को झंझोड़ती हुई चलती बनी थी। आपको मालूम है शाहिद साहब, गजाला ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, कि आप पूरे निस्फ घंटा लेट आए हैं। मुझे अब तक किसी ऐसे घंटे का तजर्बा नहीं हुआ जो बैक वक्त पूरा भी हुआ हो और निस्फ भी। जमील ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, मगर आपकी बदौलत बड़ी ही अजीबोगरीब चीजों से मुतारिफ होता जा रहा हूँ। बहरहाल जहां तक ताहिर से आने का ताल्लुक है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे वाकई कुछ देर होगी। अब अगर आप ये फरमाएं कि हुई क्यों, ताहिर तो कुछ बायसे ताहिर भी है। तो ये हकीकत है कि मैं तो आता था, मगर कोई अनागीर भी था। यहाँ कोई से आप कुछ और मर्दाना मुराद ना ले, बल्कि मतलब मेरा अपना ही दोस्त जमील साहब से है, जो सुहन फहम तो खैर वाजबी से हैं, मगर गालिब की तरफदारी बड़े ही जोर शोर से करते हैं।
चनाचा आज भी उनके यहाँ एक महफिल शेर सुहन आरास्ता थी और इस नाचीज की गजलें इतनी पसंद की गईं कि मुकर्रर की फरमाइशों ने 4:45 बजा दिए। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागम भाग 5 बजे तक आपकी खिदमत में हाजिर हो सका हूँ। अजरा ही नहीं, गजाला भी हैरत से जमील की तरफ देख रही थी। मैं तो आपको अजरा से मुतारिफ कराना चाहती थी। आखिर गजाला ने कहा, मगर अब ऐसा मालूम होता है कि पहले खुद ही तारुफ हासिल करना पड़ेगा। वो अजरा की तरफ घूमी। अजरा बहन, ये हैं शाहिद साहब, अब्बू के होनहार शागिर्द, जिन्होंने इसी साल BSc फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। साइंस के तालिब इल्म होने के बावजूद बड़ी ही दिलचस्प और बामुहावरा बातें करते हैं। मगर कसम ले लो मुझसे, जो आज से पहले कभी शुबा भी हुआ हो कि ये मोहतरम शायर भी हैं, और मैं इसे सरासर तुम्हारी ना तजर्बाकारी पर महमूल करूंगी। अजरा ने कदरे रुखाई से जवाब दिया, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मर्दमशुमारी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौम का हर तीसरा नौजवान शायर है। खास तौर से वो नौजवान जिन्हें लड़कियों के कुर्ब की सादत हासिल हो 100% शायर होते हैं। मोहतरमा, मैं इस ख्याल में थोड़ी सी तरमीम की जिसारत करूंगा, जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो ये कि महज लड़कियों कहना काफी नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि जिन्हें हसीन लड़कियों के कुर्ब की सादत हासिल होती है। इसके अलावा इससे कतई नजर कि आपका ये ख्याल शोरा की तस्दीक है या तारीफ, आपने ये गौर नहीं किया कि ये ख्याल जाहिर करके आपने अपने आप को बराह रास्त उस फरमा रवानी का जिम्मेदार करार दे दिया है। चनाचे अगर ये तारीफ है तो आपकी सिन्फ पूरी कौम के शुक्रिया की मुस्तहिक है, और अगर तज़हीक है तो इस हादसे पर मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। अजरा का मुंह बन गया, मगर गजाला हंसने लगी। कमाल है, वो हंसते हुए बोली, आप दोनों ने तारफ तो मुकम्मल होने दिया होता। बहरहाल शाहिद साहब, ये मेरी बेहतरीन सहेली और डॉक्टर अजीजुल हक साहब की लाडली बेटी अजरा है। शेर व शायरी की बेहद दिलदादा है, और इसी बना पर मुझे हैरत है कि उसने आपकी शायर होने की इतला पर खुश होने की बजाय लड़ना क्यों शुरू कर दिया। अगर ये गुस्सा आदतन नहीं तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह भूख भी हो सकती है। जमील ने शोही से कहा, यह बात मुत्तफिक अलह है कि आप समोसे और पुडिंग दोनों बेहतरीन तैयार करती हैं। मुमकिन है कि मेरी तरह अजरा साहिबा ने भी दोपहर का खाना ना खाया हो। चनाचा पहले आप चाय पिलाएं, बाकी बातें उसके बाद होंगी। आपने बिल्कुल सच कहा। गजाला ने एक हल्का सा कहका लगाया। मैं इस तशखीस की तायद करती हूँ, और मजीद लड़ाई झगड़े के इम्कानात खत्म करने के लिए गुजारिश करूंगी कि आप दोनों बराबर के कमरे में तशरीफ ले चलें, जहाँ चाय और उसके साथ दूसरे लवाजमात भी मेहमान नवाजी के लिए बिल्कुल ही तैयार मौजूद हैं। चाय के दौरान कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई, और जो कुछ भी हुई उनका मौजू भी जातियात से गैर मुतल्लिक रहा। जमील ने यह जाहिर की कोशिश नहीं की थी कि वो अजरा को बहुत ही अहमियत दे रहा है। वो अजरा की मौजूदगी को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है, कजा ये कि वो उसके खुश्क तर्ज अमल को महसूस करे। गजाला, जिसकी इब्तदा से यही कोशिश थी कि अजरा न सिर्फ उसके हुस्न इंतहा की दाद दे, बल्कि मुमकिन हो तो मुब्तला रश्क भी हो जाए, बार बार ऐसे मौज़ूआत छेड़ रही थी जिसमें जमील को अपनी बजला संजी दिखाने का मौका मिलता रहे। चनाचा चाय से फारिग होकर जब एक बता फिर तीनों पहले कमरे में वापस आए तो उसने जमील से कहा, शाहिद साहब, अब अगर मैं आपसे अपना ताज़ा कलाम सुनाने की फरमाइश करूं तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। इनकार? अजरा ने किसी कदर तंजिया लहजे में कहा। शाहिद साहब तो न जाने कितनी देर से इस इंतजार में हैं कि तुम कब उनसे कलाम सुनने की फरमाइश करती हो। क्या बात है, आज तुम्हें शायरी से इतनी बोरियत क्यों हो रही है? गजाला ने पूछा। मैं शेर व शायरी की दिलदादा जरूर हूँ, मगर जरूरी तो नहीं कि हर शख्स जिसे शायर होने का दावा हो अच्छे शेर भी कह लेता हो। इसका फैसला तुम सुने बगैर कैसे कर सकती हो? अंदाजा तो लगा सकती हूँ कि एक साइंस के तालिब इल्म की परवाज़ तहय्युल कहाँ तक होगी। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिसी तरह मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि एक डॉक्टर की बेटी का ज़ौक़ की शायरी इस मियार का हो सकता है। जमील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो गजाला से मुहातब हुआ। बहरहाल गजाला साहिबा, मैंने कभी दूसरों की पसंदीदगी के ख्याल से शेर नहीं कहे। आपने फरमाइश की है, इसलिए चंद अशार पेश करता हूँ, इस तवक्का के साथ कि आपको पसंद आए या ना आए, मगर अजरा साहिबा को खुदा न करें कि पसंद आए, वरना मुझे शायरी छोड़ने के बारे में गौर करना पड़ेगा। इरशाद। गजाला जल्दी से बोली। अर्ज करता हूँ, जमील ने कहा और फिर तरन्नुम से पढ़ने लगा। फूलों की तरह है कभी खारों की तरह है,
دنیا تیرے مبہم سے اشاروں کی طرح ہے، شاید کبھی طوفان ہمیں پار لگا دے، موجوں کا ہر انداز کناروں کی طرح ہے۔ عذرا نے بے اختیار چونک کر جمیل کی طرف دیکھا۔ غزالہ نے دل کھول کر داد دی۔ جمیل بڑے ہی دل اویز لہجے میں پڑھ رہا تھا۔ آوارہ ہے تاریک خلاؤں میں ازل سے، یہ چاند بھی ہم عشق کے ماروں کی طرح ہے۔ اکا کشاں ہے میری یادوں کا تسلسل، ہر زخم میرا چاند ستاروں کی طرح ہے۔ عذرا کی پیشانی کے تمام بل، چہرے کے تمام ناگوار تاثرات حیرت دلچسپی میں بدل گئے۔ وہ بڑی ہی محویت سے سن رہی تھی، اور غزالہ کا تو یہ حال تھا کہ ہر نیا شعر اس کے چہرے کی سرخی میں اضافہ کر دیتا تھا۔ بے وجہ تو داغوں کی جلن بڑھ نہیں سکتی، موسم میں کوئی چیز بہاروں کی طرح ہے۔ جمیل جیسے خود ہی اشعار کے تاثرات میں ڈوبا جا رہا تھا۔ افشاں ہے تیری مانگ کی یا اشک ہمارے، آنچل میں کوئی چیز ستاروں کی طرح ہے۔ اور تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عذرا کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ نکل گیا۔ جمیل نے مکتا پڑا۔ ہر کوئی ستم ٹوٹنے والا نہ ہو شاہد، ہر شخص تیرے شہر میں یاروں کی طرح ہے۔ جمیل نے غزل ختم کر کے شوق نظروں سے عذرا کی طرف دیکھا۔ میں اس شرمندگی کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتی شاہد صاحب، عذرا بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں بولی، جو اس وقت اپنے دل میں محسوس کر رہی ہوں، مگر اس کے باوجود آپ کی اعلیٰ ظرفی سے یہ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ واقعی آپ بڑے ہی حسین شعر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے شاعری سچ مچ چھوڑنا پڑے گی؟ جمیل نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک غزل میری فرمائش پر سنائیں گے۔ عذرا بھی مسکرانے لگی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان کو اپنی رائے کے اظہار میں محتاط رہنا چاہیے، غزالہ نے کہا۔ اچھا اماں بھی اب خاموش رہیں اور شاہد صاحب کو دوسری غزل سنانے دیں۔ جمیل پہلے ہی گنگنانے لگا تھا۔ رنگے محفل کبھی ہنگامہ محفل ٹھہرے، تم نے جو سمجھا ہمیں ہم اسی قابل ٹھہرے، بڑھ گئی راہ وفا میں جہاں دل کی دھڑکن، وہ مقامات میرے پیار کی منزل ٹھہرے۔ بہت خوب، عذرا نے داد دی۔ آداب عرض کرتا ہوں۔ جمیل نے جھک کر سلام کیا۔ ملاحظہ فرمائیے، شاید کسی قابل ہو۔ ہاتھ سے ایسے کہاں گزرے تھے طوفانوں پر، جب اٹھے موج تلاتم کوئی ساحل ٹھہرے۔ ایک اچھا خیال بڑے ہی سلیقے سے نظم کیا ہے آپ نے، غزالہ نے جوش کے ساتھ کہا۔ جمیل نے عذرا کی طرف بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے اگلا شعر پڑھا۔ ہم اجالوں کے لیے دھوپ کی مانند جلے، چاندنی بن کے اندھیروں کے مقابل ٹھہرے، چند آنسو کی تھی پلکیں بھی گریزاں جن سے، بہہ گئے جب تو تمناؤں کا حاصل ٹھہرے۔ عذرا نے بڑے ہی والہانہ انداز میں داد دی۔ اس وقت وہ کوئی دوسری ہی عذرا معلوم ہو رہی تھی۔ جمیل کو تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر خشک اور سرد مزاج عذرا اتنی جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کئی بار ایک ایک شعر کو دہرا رہی تھی۔ جمیل نے خاص طور پر اسے مخاطب کرتے ہوئے مکتا پڑا۔ چاند تارے بھی میری راہ میں آئے شاہد، دل کی منزل تو وہی ہے کہ جہاں دل ٹھہرے۔ تعجب ہے۔ داد کا ہنگامہ ختم ہونے پر عذرا بولی کہ آپ اتنے اچھے شعر کہتے ہیں، مگر میں نے آج تک آپ کو کسی مشاعرے میں نہیں دیکھا۔ میں نے ابھی تک کہا تھا نا کہ میں صرف اپنے ہی لیے کہتا ہوں، جمیل نے جواب دیا۔ اس لیے داد کی خواہش ہے نہ شہرت کی تمنا، پھر مشاعروں میں جانے سے کیا حاصل؟ لیکن اب آپ باقاعدہ مشاعروں میں شریک ہوا کریں گے۔ عذرا نے اس طرح کہا جیسے اسے ایک دم سے جمیل پر بڑا ہی احتیار حاصل ہو گیا تھا۔ یہ تو ایک ظلم ہے کہ ادب کو اتنی اچھی تحلیقات سے محروم رکھا جائے۔ آئندہ ہفتے انجمن خواتین کی جانب سے ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، آپ کو اس میں چلنا پڑے گا۔ اب یہ تو بڑی زیادتی ہے صاحب، جمیل نے کہنا شروع کیا۔ تو آخر آپ جاتے کیوں نہیں مشاعروں میں؟ غزالہ نے بھی تائید کی۔ جب قدرت نے ایک صلاحیت دی ہے تو اس سے خود فائدہ اٹھانا یا دوسروں کو مستفید کرنا بری بات تو نہیں۔ اچھا صاحب، آپ لوگوں نے مشترکہ محاذ بنا لیا ہے تو مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑیں گے، جمیل نے شانیں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہررا! عذرا نے تالی بجائی اور غزالہ کی طرف دیکھ کر بولی، اسی بات پر محفل برخاست ہونے سے پہلے چائے کا ایک اور دور ہو جائے اور ابھی لائی۔ غزالہ نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ عذرا نے غزالہ کے جاتے ہی آہستہ سے پوچھا۔ ارے کمال کرتی ہیں آپ، کوئی بات بھی ہو؟ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر کل میرے غریب آنے پر تشریف لا رہے ہیں آپ؟
मगर इनकार का मतलब मैं समझूंगी कि आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। अजरा ने बात काटते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी, हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया, अजरा खुश होकर बोली। अचानक बैरूनी दरवाजों पर कदमों की आहट सुनाई दी। जमील ने चौंक कर देखा तो प्रोफेसर साहब दाखिल हो रहे थे, मगर कमरे में कदम रखते ही वो जमील और अजरा को बैठे देखकर वहीं रुक गए। पहले इन दोनों को बड़े ही गौर से देखा, फिर कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जमील ने खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया। साहबजादे, तुम बता सकते हो कि ये प्रोफेसर वहीदुद्दीन साहब का ही बंगला यही है? जी हाँ, यही है, जमील ने हंसते हुए कहा, और आप बिल्कुल सही जगह तशरीफ लाए हैं। ताज्जुब है, प्रोफेसर साहब सर खिजाते हुए बोले। गजाला बेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर ही बंगला किराए पर उठा दिया है, उसे कम से कम बता तो देना चाहिए था। कहाँ है वो? और ये कहते हुए वो अंदरूनी दरवाजे की तरफ घूमकर दूसरे कमरे में गायब हो गए। जमील ने अजरा की तरफ देखा और अजरा जब तक बड़ी मुश्किल से हंसी रोके बैठी थी, बेख्तियार कहके लगाने लगी। दूसरे दिन की शाम जमील को डॉक्टर अजीजुल हक की कोठी के लॉन में देख रही थी। अजरा ने शाम को चाय का एहतमाम कर रहे कमरे की बजाय लॉन में किया था। लोग कहते हैं, अजरा ने चाय की प्याली बनाकर जमील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कि आदमी अच्छे शेर शराब या मोहब्बत के बगैर नहीं कह सकता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं चूंकि बाकायदा और मुस्तनद शायर नहीं हूं, इससे जाहिर है कि इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जमील ने कहा, मगर शेर तो कहते हैं, और जितना कुछ मैं सुन चुकी हूं उसकी बिना पर कह सकती हूं कि अच्छे अच्छे शायरों से बेहतर कहते हैं। अगर आप ये मालूम करना चाहती हैं कि मैं शराब तो नहीं पीता, जमील हंसते हुए बोला, तो मुझे अफसोस है कि मैं इस नेमत से महरूम हूं। खुदा का शुक्र है, अजरा ने कहा। मगर ये तो मेरे सवाल के एक ही हिस्से का जवाब है। मोहब्बत की ताली एक हाथ से कहां बजा करती है अजरा साहब? जमील ने चाय का घूंट भरते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू आगे बढ़े, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी। वो क्या? ये कि आप मुझे अजरा साहब ना कहा करें, तो फिर आप सिर्फ मुझे अजरा भी कह सकते हैं, मगर ये तो गुस्ताही होगी, जबकि मैं आपका नाम बहुत ही एहतराम से लेता हूं और आपकी बहुत इज्जत करता हूं। अगर ये गुस्ताही है तो यकीन करें कि मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। गोया मुझे आपके हुजूर गुस्ताहियां करने की इजाजत है। हाँ, तो आप कह रहे थे, अजरा ने कुछ झीम कर जल्दी से मौजू तब्दील करते हुए कहा, कि मोहब्बत की ताली खास से नहीं बजा करती। जाहिर है, जमील ने फलों की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। दूसरे अल्फाज में, आपकी जिंदगी में अभी तक कोई ऐसी हस्ती नहीं आई जिससे आप मोहब्बत कर सकें। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि अभी तक मैं ऐसी किसी हस्ती से नहीं मिला जिसको मुझसे मोहब्बत हो सके, जो मुझसे मोहब्बत कर सके। जमील ने कहा, फिर एक कहका लगाते हुए बोला, देखिए ना, मुझ जैसे बेहंगम और बेमुसर्रफ आदमी से मोहब्बत करेगा भी कौन? आजकल तो मोहब्बत भी बैंक बैलेंस देकर की जाती है। मुझे आपसे इख्तलाफ है, अजरा ने जवाब दिया। दुनिया में माल दौलत ही तो सब कुछ नहीं होता। मुमकिन है, मगर मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जिसका तर्ज अमल उसके बरअक्स को। इसके साथ ही सफा नंबर 78 पर पार्ट नंबर 3 इख्तिताम पजीर हुआ। नावल का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 4 पर समाअत फरमाएं।